अब जो लड़कियां हैं जब उनकी शादी हो जाती है, लड़कियां सोचती हैं अभी रुक के प्लान कर लेंगे बच्चा या 30 साल के बाद कर लेंगे। क्या एज लिमिट होती है? अगर ओवर एज हो जाती है क्या लड़कियों में फिर दिक्कत होती है? हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि अगर एज 30 ईयर्स से पार हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपको मिस्टर राइट नहीं मिल रहा है या आपने शादी भी कर ली लेकिन आप अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते, आप अपना करियर सही तरीके से प्लान करना चाहते हो, तो उस केस में एक फ्यू टेस्ट होते हैं जो मैं हस्बैंड वाइफ को कहूँगी, एडवाइस करूँगी जो करना चाहिए। जब हस्बैंड वाइफ बच्चा प्लान करने जाते हैं कि उनको टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया को लेके बड़ी दिक्कत आ रही थी, कहते वो भी क्रिएट हो जाता अब आज कल के इस माहौल में। देखो अब ऐसा है कि क्रिएट थैलेसीमिया हो नहीं सकता, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, पर थैलेसीमिया टेस्ट हर एक कपल का मस्ट है। हम हर एक कपल का थैलेसीमिया टेस्ट जरूर करवाते हैं, जो ज़रूरी है, बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिक है तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं, जो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। कि बांझपन जो औरतां विच हैगा उसनूं दूर किया जा सकता है कि IVF का तरीका बिल्कुल सही है? उस समय 7% लोगों में प्रेगनेंसी ना होती, मतलब ना होने की प्रॉब्लम आती थी, पर अब धीरे धीरे 15 से 20% लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका सबसे मेन कारण अगर मैं बोलूँ तो ऑफकोर्स कि हस्बैंड और वाइफ में किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, उसके अलावा है लाइफस्टाइल। अगर 100 लोगों में तकलीफ है अगर इनफर्टिलिटी की, तो 100 में से 90 लोगों को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रहे 10% लोग, बहुत कम लोगों में IVF करना पड़ता है, हाँ, लेकिन उन 10% लोगों में जिनमें IVF करना पड़ता है तो उसमें कई बार IVF 100% सक्सेसफुल नहीं होता। एक जो क्वेश्चन आपका कि एग या स्पर्म या ऐसा कुछ बदला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ART बिल अभी तो खैर पास हुआ है, पर उसके अलावा भी बहुत हाई एंड लेबलिंग्स होती है, हर बहुत एंड नंबर ऑफ लेवल्स पे लेबलिंग होती है। जो IVF है वो कुदरत के खिलाफ है? कुदरत के खिलाफ तो नहीं है, एक तरह से एक हेल्प है उन कपल्स के लिए जिनमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बांझपन, IVF, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ IVF ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। IVF ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਬਲੂਮ IVF ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਂਝਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर पूजा साढ़े नाल ने। मैम बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा मैम, पहले मेरा सवाल ये है कि बांझपन जो औरतों विच हैगा उसनूं दूर किया जा सकता है कि IVF का तरीका बिल्कुल सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल बांझपन या इनफर्टिलिटी जिसको मैं कहती हूँ, वो होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और ना हो रही हो प्रेगनेंसी शादी के 1 साल तक, तो वो बांझपन है, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस आजकल बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। हम जब मैं 2000 में मैंने अपनी MD पास करी थी, उस समय 7% लोगों में प्रेगनेंसी ना होती, मतलब ना होने का प्रॉब्लम आती थी, पर अब धीरे धीरे 15 से 20% लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका सबसे मेन कारण अगर मैं बोलूँ तो ऑफकोर्स कि हस्बैंड और वाइफ में किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, उसके अलावा है लाइफस्टाइल। जो हमारा आजकल का जो रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत बदल गया है। पहले के टाइम के हिसाब से हम पुराने ज़माने वाले वैसे नहीं रहे कि हम सही टाइम पे सोते थे, उस तरह ना हम सही टाइम पे उठते हैं, हम बहुत लेट उठते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम के अलावा हम लोग अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे ज़रा भी, अच्छा जो गर्ल्स में भी स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, मेल्स में भी बढ़ गया है। तो ये सब कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने के। अब रही बात आपका जो सवाल है कि मतलब IVF क्यों करना पड़ता है। अगर 100 लोगों में तकलीफ़ है अगर इनफर्टिलिटी की, तो 100 में से 90 लोगों को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रहे 10% लोग, बहुत कम लोगों में IVF करना पड़ता है, हाँ, लेकिन उन 10% लोगों में जिनमें IVF करना पड़ता है तो उसमें कई बार IVF 100% सक्सेसफुल नहीं होता। अगर 100 लोगों का IVF होगा तो 100 में से 40 से 50 लोग प्रेग्नेंट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में।
अराउंड 40 to 50% सक्सेस रेट होता है। एक जो क्वेश्चन आपका कि एग या स्पर्म या ऐसा कुछ बदला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ART बिल अभी तो खैर पास हुआ है, पर उसके अलावा भी बहुत हाई एंड लेबलिंग्स होती है, हर बहुत एंड नंबर ऑफ लेवल्स पे लेबलिंग होती है। ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो, कि भी कोई बदलने का ऐसा कोई चांसेस नहीं होता। आपका अपना एग और अपना हस्बैंड का स्पर्म और उसके थ्रू जो बेबी होगा, जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो। DNA टेस्ट भी अवेलेबल है, डिलीवरी के बाद लोग DNA टेस्ट करके देख सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जरा भी मिक्सिंग या ऐसा कुछ नहीं होता। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि मूवी आई थी, मूवी में वो दिखाया गया था, लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है भी हाँ वो स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली वो जो मूवी में दिखाया वो तो टोटली अलग ही दिखा दिया। ऐसा होता नहीं, यूजुअली रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, अभी आपने किया कि IVF सक्सेसफुल नहीं भी होता 30-40 लोगों में, उसका कारण क्या है, सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? अच्छा, अगर सक्सेसफुल नहीं होता उसमें मेन कारण अगर मैं बोलूँ, अगर 3 कारण मैं कहूँगी। फर्स्ट इज़ द एम्ब्रियो मतलब जो बेबी है, वो एग और स्पर्म से मिलके जो बेबी बनता है वो एक एम्ब्रियो, उसकी क्वालिटी कई बार अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कई बार स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो एम्ब्रियो में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण अगर मैं कहूँ तो लाइनिंग, जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, जो परत है, कई बार वो परत बच्चेदानी की थोड़ी या तो पतली होती है या बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो परत एक प्रॉपर एडिक्वेट लेवल की होनी चाहिए। और तीसरा कारण होता है जो लेबॉरेटरी है हमारी, जिस लैब में IVF हो रहा है, वो लैब एक वेल इक्विप्ड लैब होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर सपोज हम बोले कि लैब में एक अच्छा एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए, AHU जिसको कहते हैं, ICSI की मशीन होनी चाहिए। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसकी मशीन होनी चाहिए। उसके अलावा ICSI से भी एडवांस टेक्निक आती है IMSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्शन जो होता है, मतलब कभी एबनॉर्मल स्पर्म्स अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको IMSI करके 7,000 गुना मैग्नीफाई करके वो देख सकते हैं, तो उससे चांसेस कि एबनॉर्मल स्पर्म्स ना जाए अंदर, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बहुत एडवांसमेंट्स मेल इनफर्टिलिटी में, जैसे मेल प्रॉब्लम अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स है, जैसे माइक्रोफ्लूडिक्स होता है, IMSI है, PICSI आता है, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन होता है, जिनमें स्पर्म्स एब्सेंट होते हैं, उनमें भी हम टेस्टिस से स्पर्म्स निकाल के माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर करके हम स्पर्म्स लेके हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल है कि अब जो लड़कियां हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, लड़कियां सोचती हैं अभी रुक के प्लान कर लेंगे बच्चा, या 30 साल के बाद कर लेंगे। क्या एज लिमिट होती है? अगर ओवर एज हो जाती है क्या लड़कियों में फिर दिक्कत होती है, वो फिर उसके बच्चे नहीं हो पाते? क्या बच्चे को लेके फिर क्या देरी होने की वजह से वो IVF कराना पड़ता है? डेफिनेटली आपने बहुत सही अहम क्वेश्चन पूछा है। ये क्या होता है, देखो आजकल एज ऑफ मैरिज बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम पे मे बी 22 to 25 ईयर्स के एज में लोग शादी कर लेते थे, पर येस हम नहीं बोलेंगे कि आप जल्दी शादी कर लो, बट एट द सेम टाइम हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि अगर एज 30 ईयर्स से पार हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपको मिस्टर राइट नहीं मिल रहा है, या आपने शादी भी कर ली लेकिन आप अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते, आप अपना करियर सही तरीके से प्लान करना चाहते हो, तो उस केस में एक फ्यू टेस्ट होते हैं जो मैं हस्बैंड वाइफ को कहूँगी, एडवाइस करूँगी जो करना चाहिए। एक टेस्ट जो एक लेडी ने करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट होता है, जिसके और एक अल्ट्रासाउंड है। ये 2 टेस्ट अगर एक लेडी कर ले, अगर वो टेस्ट ठीक आ जाता है तो वो थोड़ा और रुक सकती है। अगर लेकिन उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम ये एडवाइस करेंगे कि अगर आपने अभी बेबी नहीं प्लान करना तो आप एम्ब्रियोज बना के फ्रीज़ कर लो। हम फ्रीज़ करके सालों तक रख सकते हैं। हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस करवा लेते हैं। अगर सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस केस में भी हम कहते हैं कि स्पर्म्स लेके फ्रीज़ करके रख दीजिए, अगर अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। तो एडवांसमेंट्स डेफिनेटली बहुत आए हैं इस टेक्निक में, तो उसके थ्रू हमें प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। सरोगेट मदर क्या इंडिया में कोई है यहाँ पे? जैसे हम बोलने की कोख जो है किराए पे मिल जाती है, क्या इंडिया में भी कुछ ऐसे है? अभी आप नेक्स्ट हमारा जो अभी ART पे ही सेशन हो रहा है, उसमें सरोगेसी बिल भी पास हो गया है। बहुत सारे अभी इसमें लूप होल्स है। अभी फ़िलहाल इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज अभी लॉ आ रहा है, तो वो लॉ क्या आएगा उसके हिसाब से हम फिर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे उसके लिए, और फिर कमेंट करेंगे सरोगेसी के बारे में। अच्छा, अब बात होती है IVF को लेके कि क्या 50 साल से ज़्यादा औरतें जो हैं वो IVF के थ्रू जो उनके जो अंडे हैं लेकर वो बच्चे बनाए जा सकते हैं? देखो 40 ईयर्स से ऊपर अपने अंडों के साथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर 40 साल से ऊपर हो जाते कम होते, मतलब नहीं होते ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अपने अंडे कम हो जाते हैं एंड क्वालिटी ऑफ एग भी कम हो जाती है।
एग की क्वालिटी के साथ एक और चीज़ जो बहुत मेजर है कि बच्चे में नुक्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 50 इयर्स के एज तक हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें एग डोनर का ऑप्शन, थर्ड पार्टी ऑप्शन लेना पड़ता है उस केस में। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जब हस्बैंड वाइफ बच्चा प्लान करने जाते हैं कि उनको टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया को लेके बड़ी दिक्कत आ रही थी, कहते वो भी क्रिएट हो जाता अब आज कल के इस माहौल में। देखो, अब ऐसा है कि क्रिएट थैलेसीमिया हो नहीं सकता, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, पर थैलेसीमिया टेस्ट हर एक कपल का मस्ट है। हम हर एक कपल का थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, जो ज़रूरी है, बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिक है तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं, जो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसमें बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सारी गलबात सुनिए, साढ़े नाल मौजूद सन डॉक्टर पूजा मेहता। इंट्रो करने का मकसद यही सी कि IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा रह गया, क्या जो IVF है वो कुदरत के खिलाफ है? कुदरत के खिलाफ तो नहीं है, एक तरह से एक हेल्प है उन कपल्स के लिए जिनमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसमें एक अलग से एडिशनल हेल्प है। तो अगर हम वो एडिशनल हेल्प कर सके तो क्यों ना, और डेफिनेटली कुदरत के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर पूजा मेहता साढ़े नाल सन, सारी गलबात सुनी IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि वाकई कुदरत के खिलाफ है ਜਾਂ IVF ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।